कितने इस्तीफे होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस्तीफे अभी जो हो रहे हैं उसके पीछे कोई डैमेज कंट्रोल करने की सरकार की तैयारी है? नवनीत सहगल का इस्तीफा हो गया, हितेश जैन उनका इस्तीफा हो गया। और मजेदार बात यह है कि नवनीत सहगल 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, एक वक्त में मायावती जी के बहुत खास, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव के खास, फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के बहुत खास, और 2024 के चुनाव से ठीक पहले ऐलान हो रहा था 2024 के चुनाव का, और उस ऐलान से ठीक पहले इनको प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन अचानक से इनका भी इस्तीफा हो गया, और इनके इस्तीफे की जैसे खबर भी सामने नहीं आती है, उससे पहले सरकार की तरफ से कह दिया गया इनको कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ में आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा लिया गया है। हितेश जैन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नवनीत सहगल पर बात कर लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी किसी नौकरी में इस्तीफा दे रहा है तो उससे कहा जाए कि भैया देख लो, अभी कुछ दिन और चला लो, कोई आदमी देखेंगे। अभी उनकी जगह पर कौन आदमी आएगा यह भी साफ नहीं है। वो कहीं पर सरकार के अंदर दूसरी जगह पर सरकार उनको कहीं पर रखेगी, यह भी साफ नहीं है। और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, और उसमें नीचे लाइन भी लिख करके दी गई है, इमीडिएट इफेक्ट। अब आइए दूसरे नाम पर जिनका और इस्तीफा हुआ है, हितेश जैन। हितेश जैन जो कि लॉ कमीशन के अंदर महज 7 महीने पहले आए थे, महज 7 महीने पहले, उनका भी इस्तीफा हो गया। हितेश जैन वो हिरेन जोशी के खासम खास है, इनका इस्तीफा हो गया। अब बताइए, ये जो इस्तीफे हैं क्या यही है या इसके पीछे बहुत लंबी कड़ी है? मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, आप एक ट्वीट देखिए और अंदर की कहानी क्या है और किस तरीके से क्या कुछ भगदड़ मची हुई है या भगदड़ मच सकती है। ये आदेश रावल का ट्वीट आप देखिए। आदेश रावल ने ट्वीट किया है, हिरेन जोशी, नवनीत सहगल, आरपी गुप्ता, हितेश जैन, सुजीता जैन, यानी बहुत लंबी फेहरिस्त है साहब। और दूसरी बात यह है कि ये इतने भारी भरकम ओहदे वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं ना जाने जिन्होंने किन किन को उठा करके कहां बैठा दिया। सुधीर चौधरी आज अगर डीडी न्यूज में बैठे हुए हैं तो उसके पीछे कहा जाता है कि नवनीत सहगल का हाथ है। सुधीर चौधरी जो कि जी न्यूज से आज तक में गए और आज तक से डीडी न्यूज में चले गए, ये कहा जाता है, खूब गलियारों में चर्चा होती इस बात को लेकर के कि सुधीर चौधरी को नवनीत सहगल ने बैठाया। अब जाने क्या खबर है इसको। लेकिन ये देखिए आप, इसमें आदेश रावल कह रहे हैं कि इसमें सतनाम सिंधु का भी नाम है, बहुत सारे नाम है, इस पर भी बात करेंगे हम। ये सांसद है, ये कह रहे हैं कि ये नाम काल्पनिक नहीं है, तार जोड़ लीजिए, सब जानकारी मिल जाएगी। अब बड़ी बात तो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इनके बारे में लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। और ये तो अब चीजें थोड़ा सा हिल रही हैं, इसलिए जानकारियां निकल निकल करके सामने आ रही हैं, वरना ये इतनी भारी भारी, आप ये कहिए कि ये इतनी भारी भारी सिला है कि सरक भी नहीं पाएंगी, हिल भी नहीं पाएंगी, डुल भी नहीं पाएंगी, इनके नीचे से अब पत्ता भी नहीं खींच पाएंगे, कुछ संभव ही नहीं है। हिरेन जोशी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हिरेन जोशी को लेकर के बवाल मच गया, और हिरेन जोशी जो कि एकदम नेपथ्य में चले गए थे, आज फिर से उनको एक्टिव किया गया जानबूझ करके, ये बताने दिखाने के लिए कि देखिए साहब, नहीं अभी वो हैं, ये बताने के लिए उनको एक्टिव किया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि हिरेन जोशी वो किसी मेयर के या किसी मुख्यमंत्री के या किसी सांसद के ओएसडी नहीं है, वो पीएमओ के अंदर है साहब। पीएमओ में कोई आदमी बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, वो आदमी कैसे जा रहा है, और उस पर आरोप किस बात के? सट्टेबाजी के आरोप। ये पीएमओ में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर हैं सट्टेबाजी के आरोप। और आरोप किसने लगाए? सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, उसके एक नेता ने आरोप लगाए। उस आरोप का कोई खंडन नहीं, उस आरोप पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बताइए आप,
ये महादेव सट्टेबाजी का ऐप जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते थे, महादेव सट्टेबाजी का ऐप, और हजारों करोड़ रुपए का मामला है ये, हजारों करोड़ रुपए का। इसको आप समझिए जरा, हजारों करोड़ रुपए का मामला। और यह कहा गया कि जब तहकीकात हुई तो महादेव सट्टेबाजी ऐप, उसका जो कनेक्शन था वो कहीं पर और निकला। और इसके बाद में आप सुनिए, समझिए, क्या आपने कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार गए हुए, अब कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर 2023 में चली गई, 2025 खत्म होने जा रहा है, क्या आपने कहीं सुना है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर के सरकार ने यह कार्रवाई की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया? हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए वो। हुआ क्या कहीं पर? किसके साथ में कनेक्शन थे, किसके ऊपर जो है वो गाज गिरने वाली थी? सारे बहुत बड़े नाम है। इसमें एक नाम और खास है और वो नाम है हिमानी सूद का। एक महिला जो कि चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बताई जा रही, हिमानी सूद। हिमानी सूद का नाम बड़ा चर्चा में है और हिमानी सूद का नाम चर्चा में आया और इसके पीछे जो और कारण है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आप जरा ये देखिए, भारत की एक एम्बेसी ऑस्ट्रिया की वो ट्वीट कर रही है हिमानी सूद के बारे में। और ये कौन है? ये वाइस चांसलर है, एक वाइस चांसलर, और वो भी एक यूनिवर्सिटी की, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी एक यूनिवर्सिटी की चांसलर है। और उसके बारे में भारत की एम्बेसी ट्वीट कर रही है। क्या ट्वीट कर रही है? वो ट्वीट कर रही है कि ये हिमानी सूद हैं और इनके साथ में सतनाम सिंह संधू वो है जो कि सांसद हैं, और उसके साथ में हर्ष सरंगला ये भी सांसद हैं। ये दो सांसद हैं और हिमानी सूद हैं, और बीच में जो खड़े हैं वो हैं पोप हैं। पोप को आप ये मानिए कि ईसाइयों में सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े उनके धर्मगुरु, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पोप को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वेटिकन सिटी के अंदर इटली में जाकर के फोटो खिंचवाई गई है। अब इटली में वहां तक पहुंचना कैसे संभव हुआ? इनके साथ में ये दो सांसद और थे, ये कैसे संभव हुआ? और केवल यही नहीं, आप ये देखिए, योगी आदित्यनाथ, उनके ऑफिस से एक ट्वीट किया गया, योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया, योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2025 को एक ट्वीट होता है योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से। इसमें वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, महाराज जी ने आज लखनऊ के अंदर राज्यसभा के माननीय सांसद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधू, उनसे शिष्टाचार भेंट की है। और इस अवसर पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हिमानी सूद और कार्यकारी निदेशक श्री संजय चोपड़ा वो भी उपस्थित रहे। अब क्या इतनी सारी बातें इत्तेफाक हैं? और दूसरी बात, हिमानी सूद आखिरकार है कौन और इतनी पावरफुल अचानक से कैसे हो गई? ये बड़ी बात है भाई। कोई आदमी अचानक से चर्चा में आता है और अचानक से वो आदमी इतने पावरफुल पदों पर पहुंच जाता है, या फिर इतने पावरफुल लोग उनके करीब पहुंच जाता है, कैसे? आप इटली में जाकर के, वेटिकन सिटी में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वो पोप के हाथों में देकर के फोटो खिंचवा ले, आसान काम नहीं है। ये तभी संभव है जब यहां से या तो किसी ने बोला हो या वहां पर कोई बहुत बड़ा आदमी आपको लेकर के जाए और आप अपनी फोटो खिंचवा लेंगे कि चलिए मैं आपका प्रशंसक हूं, पता नहीं क्या कह देंगे आप कि मैं ये हूं, मैं वो। लेकिन पोप के साथ में फोटो खिंच रही है, उसमें आप नरेंद्र मोदी की फोटो दिलवा रही है। आपके साथ में 2 सांसद और हैं, उन्हीं सांसद को आप योगी आदित्यनाथ के साथ में यहां पर भी लेके जा रहे हैं। कैसे सब कुछ चल रहा है? क्या वाकई सरकार में कुछ अंदर खाने पक रहा है? यह कहा जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को कूल डाउन किया जाए, शांत किया जाए, हिरेन जोशी की बात को भी ठंडा किया जाए,
बाकी 2 इस्तीफे हो गए, उनको भी जाने दीजिए। आप याद करिए, जो पिछला सत्र था, मानसून सत्र में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था, वो सत्र के पहले दिन हो गया था। और यहां पर अब उसके बाद में दूसरा सत्र आया है, बीच में कुछ नहीं था। बीच में जरूर जो है वो बात कही गई कि आप दूसरा सत्र बुला लीजिए, लेकिन सत्र बुलाया नहीं गया। और उस सत्र से पहले पहलगाम का हमला हुआ था, इस सत्र से पहले लाल किले पर हमला हुआ है। अब ये पता नहीं, लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कैसे सरकार का पूरा मेन फोकस जो है वो इस्तीफों पर, डैमेज कंट्रोल पर, इन सब में जो दिखाई दे रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पुतिन इस वक्त में देश के अंदर है। नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने के लिए गए, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पर गए, यानी बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश हो रही कि नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चंगासी। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या हिरेन जोशी को इसलिए भी रखा गया है कि पुतिन आ रहे हैं, बड़ी शख्सियत है पुतिन, और पुतिन जब आ रहे हैं तो ये मौका खाली नहीं जाना चाहिए। कोई नया आदमी आएगा तो पता नहीं वो किस तरीके से काम करेगा। हिरेन जोशी जी के बारे में मैंने पहले भी आपको खबर बताई। हिरेन जोशी 54-55 साल के आदमी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर रहे, वो गुजरात से आते हैं और 2008 के आसपास वो नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए और उसी वक्त में सोशल मीडिया का उभार बहुत तेजी से भारत के अंदर होने लगा था। और हिरेन जोशी वो शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर लेकर के आए और नरेंद्र मोदी उसके बाद में धीरे धीरे इस सोशल मीडिया पर उनको एक चेहरा बनाया गया, एक हीरो के तौर पर पेश किया गया। और फिर नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आते हैं तो हिरेन जोशी को अपने साथ में ले आते हैं। यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और हिरेन जोशी के बीच में रोज रात को 11 बजे बात होती ही होती है। नरेंद्र मोदी कहीं रहें, लेकिन रोज रात को 11 बजे वो हिरेन जोशी से बात करके, अपडेट ले करके कि क्या कुछ हुआ है, क्या चला है, क्या नहीं चला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो बहुत सिक्योर अपने आप में नेता नहीं है, ये कहा जाता है उनके बारे में। यानी उनको हर वक्त इस बात की चिंता रहती है, भले ही राहुल गांधी हो या भले ही बिहार जीत जाए या भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद चिंता रहती है कि कहीं विरोध तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी वो खतरे में तो नहीं है। ये बार बार जो है उनको चिंता रहती है और इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हाँ, वो मीडिया में चीजों को मैनेज किया जाए। हर जगह पर किस तरीके से इंटरव्यू होगा, कहां इंटरव्यू होगा, कौन इंटरव्यू लेगा, सब कुछ हिरेन जोशी बताते हैं कि वो तय करते हैं। किस चैनल पर क्या खबर चलेगी तो बहुत छोटी बात है, लेकिन कौन आदमी इंटरव्यू नरेंद्र मोदी का लेगा, ये इंटरव्यू लेने वाला आदमी शख्स तय नहीं करता है, हिरेन जोशी तय करते हैं। सवाल जवाब ये तो बहुत छोटी बात हो गई। जब आपके चैनल पर यह कह दिया जाए कि ये एंकर नहीं, ये एंकर इंटरव्यू लेंगी, ये दाएं खड़ी होंगी, ये बाएं खड़ी होंगी, तो आप सोचिए इस लेवल पर जाकर के। और यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास में मीडिया और वो कैमरे एक साथ अलाउड नहीं है, बस केवल एंकर रिपोर्टर्स को लेकर जाया जाता है और उसके बाद में वहीं पर इंटरव्यू होता है, वहीं पर रिकॉर्ड होता है और उसके बाद में रिकॉर्ड होने के बाद, एडिट होने के बाद चैनल पर केवल दे दिया जाता है कि आप इसको चला लीजिए। इस लेवल पर चीजें चल रही हों तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। सरकार अगर इस तरीके से काम कर रही है तो फिर बताइए क्या कहा जाए। और क्या वाकई बहुत लंबी फेहरिस्त है, इस्तीफों की पतझड़ वो देखने को मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन किसी भी सरकार के अंदर अगर इस तरीके से हो रहा है या कोई भी नेता अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है तो फिर बताइए इसको क्या वाकई
स्वस्थ लोकतंत्र कहा जाए कि कोई आदमी अपने आसपास कब किसको रखेगा, कब किसको हटा देगा, ये कोई तय नहीं है। यानी जब तक मर्जी है तब तक चल रहा है, और जब मर्जी नहीं तब सिस्टम नहीं काम करेगा, तब आप छुट्टी, तब आप जाइए। तो अगर इस तरीके से चीजें काम कर रही है फिर क्या ही कहा जाए। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हो रही है, आधिकारिक तौर पर इनमें से एक भी बात नहीं है। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, इतनी बातें हो रही हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर एक भी बात नहीं है। यहां तक कि कुछ वेबसाइट पर, कुछ जगह पर खबरें चली हिरेन जोशी को लेकर के, और वो भी हटा दी गई, वो भी डिलीट कर दी गई। आप बताइए, ये बड़ी अजीब बात है। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कई चैनल्स पर खबरें लगी, लेकिन उसके बाद में खबरें हटा दी गई। भाई ऐसी भी क्या दिक्कत है? किसी ने कुछ कहा है तो या तो ये कहिए कि हम इसका सरासर खंडन करते हैं, या उसकी सफाई पेश कीजिए कि ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन आप तो खबरें हटवा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, ये भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, ये भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है, और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। कुल मिलाकर के अब इस घटनाक्रम का क्या असली सच वो कभी सामने आएगा? इन इस्तीफों का असली सच क्या कभी वो सामने आएगा? या जैसे जगदीप धनखड़ का मामला हुआ, 7 महीने बीत गए हैं, कुछ सामने नहीं आया है, ऐसे ही इनका होगा, और ऐसे ही पता नहीं और कितने लोगों का होगा। और नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि मुझे तो आलोचना पसंद है, मुझे तो ऐसे विपक्ष के नेता पसंद है जो सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। खैर, बातें कहने के लिए कुछ और हैं, और जो हो रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।